नमस्कार, हार्टक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल पूरे होने के बाद देश को एक बार फिर प्रगति के उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जिसमें मिशन 2047 का लक्ष्य हासिल करने में हर एक नागरिक को सहूलियत मिले। सवाल यह है कि देश सुरक्षित और मजबूत और विकसित कैसे होगा। उसमें एक सबसे बड़ा पहलू है आंतरिक और बाह्य तौर पर हम मजबूत रहें और न तो अंदर का दुश्मन और न बाहर का दुश्मन हमारे विकास के रास्ते में कोई रोड़ा अपना पाए, ऐसा हम कुछ प्रयास करें। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर की यात्रा के दौरान बंगाल में भी एक पड़ाव पर थे और उस दौरान वो कमांडर्स की मीटिंग में शामिल हुए थे। कमांडर्स की मीटिंग मतलब सैन्य प्रमुखों के या वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मीटिंग्स में शामिल हुए थे। उसमें रक्षा मंत्री भी थे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं और उन बातों का आने वाली समस्याओं और उससे भारत कैसे निपटेगा इस पर बहुत बड़ा फोकस डाला गया है। ये एक खबर के तौर पर आपने जाना होगा, लेकिन कर्नल वीरेंद्र शाही सर इस खबर की अहमियत और इसके प्रमुख पहलुओं को एक महत्वपूर्ण मुकाम तक अपने एनालिसिस के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। ये जो मीटिंग हुई महत्वपूर्ण है और जो वक्तव्य दिए हैं रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने, तो इनके बारे में देश को पूरा जानना मैं समझता हूँ आवश्यक है। और इनके बीच में जो बातें की गई हैं कुछ ऐसा है जो कि हर साल होने वाली सीनियर कमांडर की जो मीटिंग होती है उनसे थोड़ा सा भिन्न है। पहला कि इसमें तीनों फोर्सेस के जो मुख्य चीफ थे वो शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसी सभा में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों एक साथ मौजूद थे। आमतौर पे इनमें से कोई एक इसको अटेंड किया करता था। और जो विषय आए हैं उसका थोड़ा सा बैकड्रॉप समझना आवश्यक है। वो बैकड्रॉप इस तरह है, इजराइल का जो कतर पर हमला हुआ जी और उसके पहले बहुत से इजराइल के हमले ईरान पर भी हुए। पर जिस तरह से ईरान पर होने वाले हमलों पर मुस्लिम वर्ल्ड खामोश था, इस बार वहां कुछ हरकत नजर आई है और उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं सर। उनकी मीटिंग्स भी हुई हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, पर वो एक बैकड्रॉप माइंड में रखना आवश्यक है कि ईरान को आइसोलेटेड करके मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ नहीं आया था, जबकि इस बार आया है। तो वो जो मुस्लिम यूनिटी और उम्मा की बात करते थे उसको भी बैकड्रॉप में रखना पड़ेगा। जी दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा पहली बार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आए। रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में सैनिकों को, तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तत्पर तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। हर बार करते हैं, हर रक्षा मंत्री अपनी सेनाओं को करता है। पर जो विशेष बातें केवल इस बार उभर के आई हैं, उन्होंने क्लियर शक्ल में साफ रूप में कहा कि अभी जो चैलेंजेस हमारे साथ हैं इसमें कुछ नए चैलेंजेस सामने आएंगे, नए अननोन चैलेंजेस सामने आएंगे और कुछ विशेष चैलेंजेस आएंगे जिनके लिए भी सेनाओं को तैयारी की आवश्यकता करनी पड़ती है। अब ये विशेष चैलेंज क्या हो सकते हैं, जिसमें उन्होंने हवाला दिया कि अपने देश के इर्द गिर्द और संसार की जो स्थितियां बन रही हैं उनको विचार में रखते हुए जो संसार की गतिविधियां बढ़ रही हैं उसमें एक का जिक्र मैंने बैकड्रॉप में किया कि ये अब कतर के हमले जी किया हमास के मीटिंग के ऊपर, या वहां इकट्ठे हुए थे हमास के लोग,
उसके बाद जो एक मुस्लिम यूनिटी नजर आई है, ये एक देश के बाहर होने वाली चीज है। हम्म, हमारे इर्द गिर्द बांग्लादेश और हाल ही में नेपाल में, कुछ पीछे जाकर सिलोन में हम्म, और म्यांमार में जो चीजें हुई, इनमें से कुछ कॉमन चीजें अगर दैनिक दृष्टि से देखी जाए, हम्म, अब नेपाल में जो चल रहा था वो नेक्स्ट जेन जी वाला जो था, जेन जी, जी, वो शांतिपूर्वक था। उसमें कहीं भी हथियारों का प्रयोग नहीं था। हम्म, उन हथियारों को गौर से देखने पर मेरी फौजी दृष्टि से जो कुछ राइफल्स लिए लोग नजर आए, वो 7.62 कैलिबर की थी। 7.62 कैलिबर की राइफल्स का प्रयोग किया गया और उन पर टेलीस्कोपिक साइट भी नजर आई, जो कि 1.5-2 किलोमीटर से भी टारगेट शूट कर सकती है। उसके बाद जो मिलिट्री सोर्सेज से या जो नेपाल में फौजी हमारे, हम्म, मैं अपने सोर्सेज का जिक्र नहीं करूंगा, जी, 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 उनकी जो रिपोर्ट्स मिली उसके हिसाब से जिन लोगों को गोली लगी, अब अगर एक एजिटेशन वाइल्ड होने की या वायलेंट होने की शक्ल में आता है, तो पुलिस और उसके बाद आर्मी फायरिंग करते हैं, हम्म, एयर शॉट फायरिंग करते हैं, रबर बुलेट्स का प्रयोग करते हैं, जैसा कि नेपाल पुलिस ने कहा कि हमने रबर बुलेट्स का प्रयोग किया। उसके बाद जो फायरिंग की जाती है वो की जाती है सामने से। हम्म, अगर वायलेंट हो रहे हैं और जुलूस आगे बढ़ रहा है, आगजनी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो आगे सामने से ही फायर होगा ना। जी, जी, उनके पीछे जाकर फायर नहीं किया जाता। इसमें से जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो ज्यादातर पीछे से बुलेट्स लगी हैं, जी, 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 और वो बुलेट्स पीछे से पीठ पर, कमर पर, पैरों पर नहीं। वार्निंग शॉट्स आमतौर पर पैरों में मारे जाते हैं। ये हेड शॉट्स लिए गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से लिए गए हैं, जिसका बुलेट का जो सुराख होता है जहां लगती है उससे अंदाजा हो जाता है। और ये सब लॉन्ग डिस्टेंस, जी, 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 यानी छतों के ऊपर से कहीं ये बुलेट ऊपर से नीचे आते हुए हैं। हम्म, तो ये किसी ड्रोन या किसी उड़ते हवाई जहाज से नहीं किए गए, ये फायरिंग छतों से की गई, भीड़ के पीछे से की गई, सर के पिछली तरफ गोलियां लगी हैं हम्म, और उनका एंगल ऊपर से नीचे की तरफ है। हम्म, ये जो स्नाइपर राइफल्स 7.62 का प्रयोग किया गया है, ये नेपाल पुलिस या नेपाल आर्मी के पास नहीं है। हम्म, तो लाजमी तौर पर इन हथियारों का प्रयोग करने वाले या ये हथियार उन हाथों में दिए गए जिन्होंने इनका प्रयोग किया, ये कोई तीसरी शक्ति थी जी, जी, जो बाहर से आकर और इस आंदोलन को एक विकराल, भयानक और वायलेंट शक्ल देना चाहती थी। यही बिल्कुल बांग्लादेश में भी देखा गया था। हम्म, बांग्लादेश में भी ये इसी तरह सर के पीछे गोलियां लगी। एक तो कोई सही वहां हमारा था बेचारा, उसके फादर ने कहा कि जब मैंने बेटे को उठाया तो उसके सर के पिछले भाग से गोली के सुराख से खून बह रहा था। तो ये कोई तीसरी शक्ति थी जिन्होंने कि उन राइफल्स का प्रयोग किया गया जो इस्तेमाल हुए बांग्लादेश में, जो इस्तेमाल हुए श्रीलंका में, जो इस्तेमाल हुए नेपाल, नेपाल में। ये वो हथियार हैं जो लोकल ट्रुप्स के पास नहीं थे, ये इसी पर्पज से लाए गए। अब वो आईएसआई के हाथ से आए या कहाँ से आए, हम्म, पर ये फॉरेन वेपन्स हैं, फॉरेन ओरिजिन के वेपन्स हैं, स्नाइपर हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस से शूट किया गया है। यानी कि वो ट्रुप्स
जो कि शामिल थे इनको रोकने में, उन्होंने फायर नहीं किए। हम्म तो ये वो विशेष चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूँ, जिसका कि जिक्र रक्षा मंत्री ने किया कि नए विशेष चैलेंजेस, ऐसे हथियारों का आना, हम्म वो तो आजकल ड्रोन श्रोन के थ्रू स्मगल होते ही रहते हैं, रोज समाचार मिलता है। फिर उसके ट्रेंड लोग या तो बाहर से आने, या वो ट्रेंड लोग जिनको के ट्रेन खास तौर पर स्नाइपिंग के लिए किया गया हो। हथियार पाना इतना मुश्किल नहीं है, एक स्नाइपर को ट्रेन करना एक मुश्किल और लंबा प्रोसेस है। हमारे पास फौज में स्नाइपर्स हैं, इस तरह उनको ट्रेन किया जाता है। और जो पीछे से उनके फायर किया जा रहा है, ये मतलब कोई उनके एजिटेशन को एक वायलेंट रूप और प्रोत्साहन पीछे से देने की शक्ति वहां पर इंडक्ट की गई। कौन हो सकता है सर? एक सवाल है जी, छोटा सा, हालांकि ये विषय से हटके है। जी। आईएसआई अमेरिका या चाइना? चाइना तो अगेंस्ट कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करेगा ना। नहीं, मैं इसमें एक बात चाइना का इसलिए जोड़ रहा हूं, जब ये प्रो इंडिया एजिटेटर्स जो जेंजीज को दिखाया जाने लगा, तो हो सकता है एक्टिवेशन उनका हुआ हो कि ये कम से कम। प्रो इंडिया वाला पार्ट तो मुझे प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है, हम्म, क्योंकि झंडा तो कम्युनिस्ट पार्टी का जलाया गया। प्रो इंडिया मैं डक्कर इसलिए भी। कह रहा हूं, प्रो जी, इंडिया मतलब इंडिया के समर्थन में वो थे। देखिए, भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व, ये सब बातें वो बहुत ज्यादा अप्रिसिएट कर रहे थे जंजीज। जी, मैं समझ रहा आपकी बात। जो मैं कह रहा हूँ, जी। अगर चाइनीज एलिमेंट शामिल होता हाँ, तो फिर उनके टारगेट हम्म। ओली नहीं होते। ये अगर भी तो हो चाइनीज सकता है सर, होता। मैं इस पे थोड़ा सा तर्क करूंगा। ये भी तो हो सकता है वो ये जान गए थे कि ओली तो करप्ट थे, और ओली के साथ जुड़ी हुई पूरी व्यवस्था करप्ट थी। ये वहां के नवयुवक और खास करके जेनजीज, जिनको हम इधर भी संबोधित कर रहे हैं, उनको पहचान दे रहे हैं, वो ये समझ गए थे कि ओली चले जाएं, लेकिन भविष्य में भी नेपाल फिर से कम्युनिस्ट साय में आ सके, उसके बैकग्राउंडर को बचाए रखने के लिए वो ये सब किए हों। भाई, इसमें तो बड़ी लंबी सोच होती है ना। देखिए, वो अपना कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर जलाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब फिर ये कम्युनिस्ट। प्रो अमेरिका प्लस आईएसआई, क्योंकि अमेरिका ने इंस्ट्रक्ट किया होगा, आईएसआई के तो यहाँ पैर जमे ही हैं, और उन्होंने इन जी, सब चीजों को प्रभावित कर दिया। और वहाँ काफी सारा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी एलिमेंट मौजूद है। हम्म, मंदिर के ऊपर अटैक करना भी इसी बात का समर्थन करता है जी 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 जी। कि वो मुस्लिम एलिमेंट्स थे शायद, हम्म, वो आईएसआई के एलिमेंट्स थे शायद, हम्म, उनकी वेपनाइजिंग और उनको डायरेक्शंस अब हो सकता है थ्रू आईएसआई कहीं और बाहर से आई हो, हम्म। उसी दिशा से जिस दिशा से बांग्लादेश में आई, उसी दिशा से जिस दिशा से श्रीलंका में आई। एक बार फिर हम विषय पर आते हैं। तो ये चैलेंजेस, जिसको कि रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा और आर्मी कमांडर्स ने इसको माना, और वो तो तैयारी में भी होंगे, आप तो आर्मी के विशेषज्ञ हैं। प्रधानमंत्री ने भी जी, कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया, लंबी लड़ाई, छोटी लड़ाई, मध्यम समय तक की लड़ाई। ये भी एक बहुत जो है डिवीजन किया गया समय सीमा को लेकर के। बिल्कुल कहा उन्होंने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों से हम्म कुछ साल तक भी चल सकती है। हम्म और जैसा हमने शुरू में सोचा था कि रशिया यूक्रेन का युद्ध कुछ ही दिनों एक तक। हफ्ते का होगा, अब हम्म देखिए कितना समय उसको लग गया। हम्म इसी तरह इजराइल ने भी हमास का युद्ध इतना लंबा जाएगा, शायद ऐसा तो नहीं सोचा था, हम्म पर अब देख रहे हैं हम उसको कितना समय लग गया। हम्म तो एक लंबे समय के लिए तैयारी रखना भी दोनों ने सुझाया, और सेनाओं को, तीनों सेनाओं को इस लिए तैयार होने के लिए कहा। सेना में जब मैं एक तीनों। समन्वय की बात भी की गई सर, तीनों सेनाओं में और बेहतर तालमेल। ये तो वही कमांड कंट्रोल सिस्टम पर उन्होंने बात कही है। अब वो थिएटर
सीन्स वगैरह आ रहे हैं, हम्म, उस विषय को और मजबूती देना हम्म, एक बात हो सकती है। दिवाकर जी, हमारी बात अधूरी रह जाएगी जी। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा स्पार्किंग पॉइंट कहाँ हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह पहलगाम हम्म, एक स्पार्किंग पॉइंट बन गया था, हम्म, ये स्पार्किंग पॉइंट कहाँ बन सकते हैं, मैंने इस पर भी सोच विचार किया। हम्म, और जिस तरह से ये एसआईआर बिहार में एकदम ठाठ ठाठ ठुस हो गया, हम्म, बिहार के इलेक्शन रिजल्ट के बाद हम्म, जब लगे कि अब तो हम इलेक्शन में कोई उम्मीद नहीं रही है, हम्म, या उम्मीद का रिजल्ट आ गया और अब हम हार गए हैं, एक स्पार्किंग पॉइंट हो सकता है हम्म, कि ये तो इलेक्शन ही गलत था, हम्म, ये तो इलेक्शन चोरी से जीता गया। हम्म, तो ये जो इलेक्शन क्या वोट चोर एंड गति छोड़ वाला काम है, हम्म, ये उस टाइम एक बार पूरी शक्ति से फिर उभारा जा सकता है। हम्म, एसआईआर का विरोध बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले हम्म, जब एसआईआर लागू करेंगे, और जिस तरह से आजकल जोर शोर से हम विदेशियों को, बाहर निकालने घुसपैठियों की। को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन 3-4 स्टेट्स में जहां से घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं, हम्म, वहां कहीं भी मौका देखकर इस तरह की भड़काऊ चीज की जा सकती है। हम्म, देश हमारा इतना बड़ा है हम्म, कि बहुत से नेपाल समा सकते हैं हमारी धरती पर। बिल्कुल। इसलिए ये कहना कि पूरे देश में वो एक हाथ ऐसी आग भड़का सकेंगे, उसकी संभावना नहीं है। पर लिमिटेड तौर पर किसी भी एक स्टेट में ये आग अवश्य भड़काई जा सकती है, कंसंट्रेशन होने पर, जिसके के लिए सिक्योरिटी तंत्र को ये आग भड़कने से, सुलगने से पहले ही उसकी निगरानी आवश्यक है। और सिक्योरिटी पर पूरी जोर शोर से हर सेंसिटिव स्टेट में निगरानी करने की आवश्यकता है। और क्विक रिएक्शन पर इसकी भी बात की प्रधानमंत्री ने कि आप कितने छोटे समय में एक्टिव हो जाएंगे, वो बात भी बड़ी आवश्यक है। मैं इसका एक और नक्शल प्रश्न कर रहा हूं सर, उसका उत्तर। मतलब सेना को आंतरिक सुरक्षा में आने वाली चुनौतियां जो बाह्य सुरक्षा सुरक्षा से ज्यादा खतरनाक हैं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि आप इसकी तैयारी रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके साथ मैं एक कदम और आगे लेकर कहूंगा कि हमें शायद ऐसा भी सोचना पड़े कि जहां जहां आग के भड़काए जाने का, सुलगाए जाने की हम्म, अंदेशा है, हम उसके सुलगने की प्रतीक्षा क्यों करें। इसमें सेना का इन्वॉल्वमेंट हमारे कैसे पास होगा सर? यहाँ मैं आपको रोकूंगा। इसमें जी, सेना तो जब तक आदेश नहीं दिया जाएगा वो अपने बैरक से निकलेगी नहीं, उसकी तो एक समय सीमा, और जब आदेश हो गया, जब उसकी भूमिका हो गई, तब वो कमांड एंड कंट्रोल में आ जाएगी। देखिए, नेशनल सीन पर जब बात होती है राइट, तो हम आखिरी कदम को पहले लेंगे, ऐसा राइट, राइट, आवश्यक नहीं। राइट, राइट। ये सब किया जाना है। और पहला कदम मेरी दृष्टि में यह है कि जिसके हाथ में माचिस है, हम्म, या जिसके हाथ में माचिस आने की संभावना है, बिल्कुल। तो या तो उसको आप अंदर बंद करिए, या उसका हाथ तोड़िए, राइट, या उसका सर तोड़िए। नो प्राइस इज टू बिग टू पे फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। राइट। तो हो सकता है हमें ऐसे कुछ सख्त फैसले लेने पड़े कि वो लोग जो कि गणतंत्र में और फ्रीडम ऑफ स्पीच में और डेमोक्रेसी के कहानियों में आजकल कुछ भी बोलकर खिसक जाते हैं, शायद हो सकता है उनकी जुबान पर ताला लगाना पड़े। ये भी हो सकता है कि बंद करके उनकी कोठरी पर भी ताला लगाना पड़े। मतलब सर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। कमांडर्स मीटिंग में जितनी बातें कही गई, ऊपरी तौर पर पेपर्स में भी आया, चर्चा भी हुई खबरों के तौर पर, लेकिन उसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर के
जो सेना से मंथन करने के लिए एक तरीके से कहा गया, आह्वान किया गया, दैट मीन्स कि एक ऐसी प्रॉब्लम अगर बाह्य चुनौती आती है तो आंतरिक चुनौती उससे बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, सेना तैयार रहे। यही आप कहना चाह रहे हैं? और ये बहुत बड़ी जी खबर है बिल्कुल। सर, बहुत बड़ा एनालिसिस है जो आप कर पाए हैं अभी तक। देखिए, आग लगने के बाद तो फिर फायर फाइटिंग होता ही होता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि आग लगने से पहले आग को धधकाने सुलगाने वाले जो लोग साफ दिख रहे हैं, अब जब इस तरह का मैं कहूँगा रिवोल्ट या हाफाफी मच जाती है, तब भी जब उसको हुक्म देता है एक सेक्शन कमांडर, आती हुई भीड़ में इतने आदमी, वो फला आदमी जो लोगों को आगे भड़का रहा है, एक राउंड फायर, समझ गया तब सर। भी हम चुने हुए उन लोगों को फायर करते और हैं, बजाय उसके कि वो लोग जो बहकावे में आकर और नारा लगाते हुए छलांगे मार रहे हैं। और कर्नल सर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बड़ा मौजू है कि कोलकाता में ये मीटिंग थी और उस बंगाल की राजधानी में, जहां डेमोग्राफिकली हम बहुत मुश्किलों में हैं, ये भी बात है। और ऐसे जगह पर ये बात अगर की गई है तो इसका संदेश तो अब इस देश में बहुत कुछ षड्यंत्र रचने वालों को पहुंच गया होगा कि अब सेना भी बहुत बड़ी तैयारी में है। वायु सुरक्षा के प्रति तो तैयार है ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो बातचीत करने के लिए झुक रहा है सर। एक बार फिर चलते चलते सवाल, इशाक डार जो उप प्रधानमंत्री भी हैं और विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने तो कह भी दिया कि कुछ नहीं, भारत तो सिर्फ द्विपक्षीय मामला मानता है। ट्रंप साहब वगैरह के कहने पे भारत ने युद्ध विराम, हालांकि हम लोग तो युद्ध विराम मानते भी नहीं, हमने तो उसको पॉज दिया, युद्ध विराम नहीं किया, डार ने मान लिया। अब तो खैर राहुल गांधी एंड कंपनी को मान लेना चाहिए कि ट्रंप के दबाव में ये पॉज नहीं दिया गया, ये भारत ने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर किया था, ये पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। एक लास्ट कमेंट और इसी पे हम समाप्त करेंगे सर। देखिए, वो जानते भी हैं और समझते भी हैं, और उनको चाहिए एक स्लोगन, बिल्कुल बिल्कुल एक टूल किट, बिल्कुल। और वो नई नई टूल किट बड़े अरसे से निकालते आए हैं। लास्ट टूल किट SIR के बाद फिर लॉन्च की उन्होंने, कभी एटम बम और कभी हाइड्रोजन बम, हाँ, हाइड्रोजन जिसमें बम तो उन्होंने आज ही फोड़ने वाले थे, आज 17 दिसंबर है, अभी तक तो नहीं फूटा है, हो सकता है रात तक फूट जाए, हमें उसका इंतजार है। तो स्वागत, अब अगला क्या होगा, हम्म, तो वो निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में सीज फायर और वो मोदी नरेंद्र सरेंडर, वो सब वो टूल किट के जो अलग अलग उन्होंने प्रयत्न या प्रयोग किए हैं, उनमें से एक वो भी था। खैर कर्नल सर, ये तो एक राजनीति और उनके राजनीति का एक छिछला प्रयोग है अपने को लॉन्च करने, और एक जो उनका पूरा एक इकोसिस्टम है वो प्रभावी रहता है। हम आप बात कर रहे हैं, कहीं कुछ लोग ये समझ रहे होंगे हम आप नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, जबकि ये नहीं जानते कि हम राष्ट्र भक्त हैं। हमारे लिए मोदी इसलिए प्रिय हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से मोदी सोचते हैं और मोदी एक्शंस लेते हैं। इसलिए कर्नल सर हर महत्वपूर्ण बात पर बोलने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि देश प्रथम है और उसके लिए जो भी कुर्बान है वो हमारा हीरो है। जय हिंद सर। जय हिंद अगर दिवाकर जी। आपको चलते हमारा चलते ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कर्नल सर इस पर और कुछ आगे बात बताएंगे, इसलिए मैं इनको यहीं रोक रहा हूं। आगे के वीडियो में हम पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के नए अंदाज पर चर्चा करते हुए बताएंगे कि वास्तव में पाकिस्तान षड्यंत्र क्या कर रहा है। अगले वीडियो का भी आप इंतजार करिएगा, बहुत जल्दी कर्नल सर के साथ हम उस पर भी शो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी, धन्यवाद।